नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, कॉलेजियम सिस्टम, प्रमोशन से लेकर योग्यता तक विस्तार से जानेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 लेयर कोर्ट सिस्टम है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम प्रणाली कैसे बनी और इसकी आलोचना क्यों की गई है। सबसे पहले शुरुआत थोड़ा बेसिक से करते हैं, जिससे आपको आगे पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। कोर्ट में 2 तरह के मामले होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल यानी दीवानी मामले, जिसमें क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। जमीन, जायदाद, पद संबंधी के साथ ही धार्मिक या इसी तरह का मामला भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ने अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन से कब्जा हटवाया जाए। इसके साथ ही जितने वक्त तक ज़मीन पर कब्जा हुआ है उसका मुआवजा भी दिलाया जाए, यानी आपकी ज़मीन पर कब्जा है उसका मुआवजा भी मिले और उसे हटवाया भी जाए। ये हो गया सिविल मामला। एक और ज़रूरी बात यह है कि सिविल के मामले में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। क्रिमिनल मामले के बारे में बात करें तो इसे हिंदी में फौजदारी मामले भी कह सकते हैं। ये ऐसे मामले होते हैं जिनमें दंड की मांग की जाती है। पिछले उदाहरण से ही हम समझते हैं, आप अपनी ज़मीन के कब्जे और मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। आप मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है उसे दंड मिले, उसे जेल में डलवाया जाए। इसकी सुनवाई क्रिमिनल केस के तहत होगी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि क्रिमिनल मामले में आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले FIR दर्ज करानी होती है, उसके बाद ही मामला कोर्ट में जाता है। जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली क्या है? ये वो तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है और इसके सदस्य केवल उस समय के लिए सेवा करते हैं जब वे सेवानिवृत्त होने से पहले बेंच पर वरिष्ठता के आधार पर अपने पदों पर रहते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका तब होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं। उच्च न्यायालय की कॉलेजियम द्वारा नियुक्तियों के लिए अनुशंसित नाम CJI और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। नियुक्ति पर संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम के साथ परामर्श पर की जाती है, लेकिन संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज होते हैं। साथ ही साथ कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के साथ कई राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 124(2) में की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। 217(1) इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई? कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश को मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट जज मामला 1981।
एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से फैसले से यह माना कि सीजीआई की प्रधानता की अवधारणा वास्तव में संविधान में निहित नहीं थी। यह माना गया कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रस्ताव अनुच्छेद 217 में उल्लिखित किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी से हो सकता है और जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही हो। कहा गया कि ठोस तर्क या कारण के आधार पर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सिफारिश दरकिनार कर सकते हैं। इस फैसले ने न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को शक्तिशाली बना दिया। यह स्थिति 12 साल तक रही। सेकंड जज मामला। द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता के फैसले को पलट दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए कॉलेजियम सिस्टम नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम ये नियुक्तियां करेगा। थर्ड जज मामला। 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति के नारायणन ने परामर्श शब्द के अर्थ पर संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया। सवाल ये था कि क्या सीजीआई की राय बनाने में परामर्श के लिए कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है या क्या सीजीआई की एकमात्र राय अपने आप में एक परामर्श हो सकती है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और तबादलों के लिए कोरम के कागजात के लिए 9 दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। यह कॉलेजियम का मौजूदा रूप बन गया और तब से प्रचलित है, जिसके बाद कॉलेजियम में बदलाव किए गए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति वाले कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ सदस्य भी होते हैं। कैसे करता है काम। कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है। केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच, आपत्तियों की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके दोबारा फाइल केंद्र के पास भेजती है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। कॉलेजियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है। वर्षों से इन चिंताओं पर बहस कैसे हुई है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने यह जांचने के लिए न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया आयोग की नियुक्ति की थी कि क्या कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। आयोग ने सिफारिश की कि सीजीआई के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री और जनता से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। एनजेएसी का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में एक था और संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को लोकसभा द्वारा तेजी से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप पिटीशन फाइल की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उस संवैधानिक संशोधन को अगर कहें हम तो असंवैधानिक करार दिया, जिसमें एनजेएसी बनाने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने प्रस्तावित प्रणाली के भाग्य को 4-1 बहुमत के फैसले के साथ खारिज कर दिया। कहा गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती रहेगी। 17 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में फैसले की समीक्षा करने की याचिका को 9071 दिनों की अत्यधिक देरी के आधार पर खारिज कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।